जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से खास संवाददाता जुड़ते हैं और जानकारी देते हैं कि क्या क्या उनके शहर की खास खबरें हैं, क्या क्या कुछ खास गतिविधियां हैं। और इस बीच यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से जुड़ चुकी हैं। तो राघवेंद्र, आपके पास आते हुए उत्तर प्रदेश में फिलहाल आज की प्रमुख खबरें क्या रहने वाली है? राजधानी लखनऊ में किस तरह की हलचल? बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ पे एक बड़ा बदलाव रात में देखने को मिला कि वरिष्ठ आईएएस जो दीपक कुमार हैं उनको एपीसी बनाया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि वर्तमान जो मुख्य सचिव हैं मनोज कुमार सिंह, उनके रिटायरमेंट के बाद से दीपक कुमार उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हो सकते हैं। वहीं देर रात कई आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले भी किए गए। इसके अलावा अगर हम बात कर लें नोएडा और लखनऊ की, तो यहाँ पे जो पार्क हैं कॉलोनियों में वो संवरेंगे। 73 करोड़ का बजट कल पास किया गया, अब पार्कों का जीर्णोद्धार होगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें तो 10:30 बजे अभी दिव्यांगजन पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। उसके बाद शाम को 6 बजे खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। और बीच का जो स्लॉट है वो आरक्षित है जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने के लिए और आम नागरिकों के लिए जिनका अपॉइंटमेंट होगा सीएम से मिलने का। इसके अलावा हम बात कर लें तो लखनऊ में एक नायब तहसीलदार के साथ जिस तरह से एक आईपीएस द्वारा अभद्रता की बातें सामने आई थी, उस पर कार्रवाई तेज हुई है और आईपीएस पर शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा हम बात करें मौसम की, तो लखनऊ में इस समय हवाएं तेज हैं, धूप कम है। तो एक तरह से जो यहाँ का बढ़ता हुआ तापमान था, जो गर्मी थी, जो तपिश थी, उसमें काफ़ी हद तक आम नागरिकों को सहूलियतें मिली हैं और गर्मी से कुछ राहत मिली है। वहीं हम बात कर लें अगर गोरखपुर क्षेत्र की, तो वहाँ पे एक दिन पहले जिस तरह से बारिश हुई थी, वहाँ पे भी गर्मी से काफ़ी हद तक लोगों को राहत मिली है। गोरखपुर के समीपवर्ती जनपद जितने भी हैं उनके आसपास में। वहीं बुलडोजर की कार्रवाई नेपाल बॉर्डर से सटे जनपदों में अभी भी लगातार अवैध अतिक्रमण को हटा रही है और जो अवैध अतिक्रमण थे उनको या तो सील किया जा रहा है या तो बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। पर्यटन विभाग ने जो निर्णय लिया था कि हम 35 पर्यटक गांव बनाएंगे इन जनपदों में नेपाल बॉर्डर से सटे, उस पर भी कार्रवाई पर्यटन विभाग की तेज दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम बुंदेलखंड एरिया की बात कर लें तो बुंदेलखंड में महोबा की बात कर लें, हमीरपुर की कर लें, चित्रकूट कर लें, झांसी की कर लें या ललितपुर की कर लें या अन्य जो भी वहाँ के समीपवर्ती इलाके हैं जैसे आगरा है, झांसी है, अलीगढ़ है, यहाँ पे अभी मौसम गर्म है, तापमान गर्म बना हुआ है। लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि प्रदेश में आने वाले समय में आज से कल में हल्की बारिश की बूंदें देखने को मिल सकती हैं। मौसम का बढ़ता तापमान काफ़ी हद तक कम होगा। जी मनीषा। ठीक है ईशा, आपके पास आते हुए ईशा, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ की आज प्रमुख खबर क्या है? और पंजाब हरियाणा की अगर बात करी जाए तो किस तरह की हलचल तेज होती हुई, सीमावर्ती क्षेत्रों में किस तरह का अभी गतिविधियां होती हुई? जी देखिए, जिस तरीके से जासूसी मामले को लेकर लगातार धरपकड़ जारी है, तो ऐसे में पंचकुला के पिंजौर की बात करें तो वहां से 2 युवकों की गिरफ्तारी हुई है। उन्हें पुलिस की तरफ से फिलहाल हिरासत में रखा गया है और पूछताछ लगातार जारी है उनसे और लगातार ये खंगालने की कोशिश की जा रही है कि उनके किस तरीके के कनेक्शन पाकिस्तानी सेना के साथ रहे हैं। मोबाइल भी उन युवकों के जब्त कर लिए गए हैं जिन्हें इस वक्त जो पुलिस है उनकी तरफ से खंगाला जा रहा है। और अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो धरपकड़ जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं उनकी लगातार यहां पर जारी है। बीते कल माफ़ कीजिएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कानून व्यवस्था के मुद्दे और जासूसी मामले को लेकर गृह विभाग के साथ बैठक की गई और पुलिस के आला अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी मौजूद रहे हैं और ऐसे में एक हिदायत यहां पर दी गई कि गहनता से इन सारे मामलों की जांच की जाए और इसके अलावा जितने भी यूट्यूब चैनल है या ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं उनको भी जांच पड़ताल करने के आदेश यहां पर दिए गए हैं। जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी मॉनिटरिंग अब लगातार की जाएगी और जो भी संदिग्ध गतिविधियां उसमें पाई जाएगी उसको लेकर उन्हें हिरासत में लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। ज्योति मल्होत्रा जो कि हिसार की रहने वाली है, जिसे पकड़ा गया है, एक बड़ा नाम यहाँ पर सामने आ रहा है जो कि यहाँ की जो संवेदनशील एरिया है और साथ ही साथ जो सैन्य प्रतिष्ठान है उसकी सूचना उसकी तरफ से पाकिस्तान को दी जा रही थी, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को। और ऐसे में अब देखिए उसकी तरफ से ये तो ज़रूर मान लिया गया है कि पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी है उसके साथ उसके संपर्क रहे हैं। और अब एक डायरी भी यहाँ पर पुलिस को बरामद हुई है उसके घर से, जिसमें उसने पाकिस्तान का जिक्र किया है
लेकिन पठानकोट एयरबेस की अगर बात करें, जहां पर पहले भी हमला हो चुका है, ज्योति मल्होत्रा ने पठानकोट भी वो वहां पर गई थी, तो ऐसे में पुलिस को ये भी शक है, इसके साथ साथ जो खुफिया एजेंसी है उन्हें शक है कि पठानकोट एयरबेस जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की तरफ से हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन सेना ने उसे नाकाम कर दिया, तो वहाँ की जानकारी भी हो सकता है कि उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को दी हो। ऐसे में उसे पठानकोट ले जाया गया था, जहाँ बीते कल उसे पूछताछ लगातार की गई है। आज देखिए रिमांड का आखिरी दिन है, कल उसे हिसार कोर्ट में दोबारा पेश किया जाएगा और कल अब देखना है कि जो पुलिस है दोबारा रिमांड मांगती है, अगर मांगती है तो कितने दिन का मांगती है और पुलिस की तरफ से कोर्ट में क्या कुछ जो दलीलें हैं वो रखी जाती है। और कल ये भी पता चल पाएगा कि आखिरकार जिस तरीके से आईबी की बात करें, एनआईए की बात करें या पुलिस की बात करें, सभी इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, सभी ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ कर रहे हैं और कल जो दलीलें भी सामने आएगी उसमें पता चलेगा कि कितने सबूत इस वक्त हाथ में लगे हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने ये माना है कि चिंता का विषय है कि इस तरीके से जासूस यहाँ से पकड़े जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल कि जो राज्य की खुफिया एजेंसी है, कहीं ना कहीं वो नाकाम रही है कि इतने लंबे समय से यहाँ पर जासूसी की जा रही थी, जो स्थानीय लोग हैं उनके ओर से, और जो यहाँ पर खुफिया एजेंसी हैं, इंटेलिजेंस है, उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जब केंद्रीय एजेंसियों को इसके बारे में भनक लगी तो यहाँ पर ताबड़तोड़ जो गिरफ्तारी है वो की जा रही है और पंजाब से भी इस तरीके की गिरफ्तारी की जा रही है। अभी जो सूचना मिली है, 2 युवकों को पिंजौर से हिरासत में लिया गया है, लगातार उनके संपर्क खंगालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ अगर दूसरी बड़ी खबर की हम बात करें, पंजाब और हरियाणा में अभी भी पानी को लेकर देखिए विवाद अपने चरम पर हैं। कल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई भी इस मामले में होनी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंच रहे हैं नंगल डैम, जहां से बीबीएमबी पानी छोड़ता है हरियाणा को, लेकिन वहां से अभी भी डटे हुए हैं कि हरियाणा को जो नए पैटर्न के तहत आज 21 मई से पानी मुहैया करवाया जाना है, लेकिन उनका कहना है कि अतिरिक्त पानी तो बिल्कुल दिया नहीं जाएगा। इसको लेकर देखिए अपने राजनीति अपने चरम पर है। इनेलो की तरफ से 2 टूक शब्दों में ये कह दिया गया है कि 21 तारीख को अगर पानी नहीं दिया जाता है हरियाणा को, तो जितनी भी जो बॉर्डर्स हरियाणा और पंजाब के लगे हैं उन्हें इनेलो की तरफ से बंद कर दिया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, एक भी सरकारी गाड़ी को हरियाणा से होते हुए गुजरने नहीं दिया जाएगा। ये चेतावनी दी गई है। लेकिन गर्मी अपने चरम पर है, पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसी के चलते जो पानी को लेकर तकरार भी दोनों राज्यों में अपनी चरम पर पहुंच गई हैं। जी ठीक है राघवेंद्र, आपके पास आते हुए राघवेंद्र, तो देखिए पाक जासूसी मामले का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी पाया गया है। ऐसे में कुछ लोगों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से भी हुई है। इसको लेकर ताज़ा अपडेट क्या है और जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ में क्या अभी कुछ खास इनपुट्स निकलकर सामने आए हैं? पूछताछ को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल मनीषा, पहलगाम पे जिस तरह से आतंकवादियों की हमला हुई और जिस तरह से 26 लोगों को, निर्दोष लोगों को मार दिया गया, उसके बाद से जिस तरह से इनपुट मिले थे कि नेपाल बॉर्डर के समीपवर्ती जो जनपद हैं वहाँ से अवैध गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, वहाँ से आतंकवादियों के कनेक्शन हैं, तो वहाँ पे कार्रवाई हुई। वहाँ पे जितने भी इस तरह के अवैध निर्माण थे उनको तोड़ा गया। साथ ही जिस तरह से ये सूत्र एक दूसरे से बांधते चले गए कि यहीं के स्लीपर सेल के रूप में बैठे हुए कुछ लोग हैं भारत में ही, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को यहाँ के जो गोपनीय दस्तावेज हैं वो मुहैया करा रहे हैं या अन्य जो नक्शा मैप हैं उनको मुहैया करा रहे हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश में मेरठ से भी, बिजनौर से भी गिरफ्तारियाँ हुई। लगातार जाँच एजेंसियों द्वारा पूछताछ की जा रही है और अभी संभावना है कि आने वाले समय में 2-4 और गिरफ्तारियां हो सकें, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस, एसटीएफ लगातार धरपकड़ में लगी हुई है। जो भी कनेक्शन पाए जा रहे हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से जहां भी कुछ कनेक्शन पाया जा रहा है या फिर ज्योति मौर्या से जिस तरह से पूछताछ चल रही है, अगर उसके कनेक्शन भी यूपी में जुड़े होंगे तो वो भी गिरफ्तारियाँ होंगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये तार केवल हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में फैले होंगे। और ये गहन जाँच का विषय भी है कि आखिर इतने ज़्यादा स्लीपर सेल अगर हैं, भारत में बैठे लोग हैं जो सुरक्षा मुहैया आतंकवादियों को, आईएसआई को, हमारा जो नज़दीकी मुल्क है पाकिस्तान को मुहैया कराता है, तो ये बहुत सोचनीय है, चिंतनीय है, सुरक्षा के लिए भी, जान माल के लिए भी, विदेश नीति के लिए भी। तो एक तरह से अभी जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, पूछताछ जारी है। कुछ और अगर गिरफ्तारियाँ होती हैं तो उसका अपडेट दिया जाएगा। ठीक है ईशा, एक बार फिर से आपके पास आते हुए ईशा, जैसा कि पानी की समस्या को लेकर आपने जिक्र किया था, तो ऐसे में देखिए अगर हम
अगर पास्ट की भी बातों को देखें तो कई दौरों की बातचीत हुई है पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच, लेकिन हर दौर की वार्ता बेनतीजा ही रही। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से इस मसले को सुलझाने के लिए दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बातचीत हो सकती है? देखिए मनीषा, जो मामला है हाई कोर्ट पहुंच चुका है। फिलहाल इनकी नज़रें हैं, खासतौर से हरियाणा सरकार की बात करें तो उनकी नज़र हाई कोर्ट में टिकी हुई है कि हाई कोर्ट में जिस तरीके से मामला विचाराधीन है तो हाई कोर्ट इस पूरे मामले में क्या सुनवाई करता है। अगर हम बात करें हाई कोर्ट के फैसले की, पहले जो याचिका दायर की गई थी उसमें जो याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्ट आदेश दे दिए गए थे कि हरियाणा को बीबीएमबी पानी छोड़े। बीबीएमबी की तरफ से पानी नंगल डैम से पानी भी छोड़ा जाना था, लेकिन वहां पहुंचकर जो बीबीएम के चेयरमैन हैं उन्हें ही हिरासत में ले लिया था पंजाब पुलिस की तरफ से। तो जो तकरार है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हाईकोर्ट के फैसले को पंजाब सरकार ने नहीं माना। पंजाब सरकार ने फिलहाल पुनर्विचार याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की है। मुख्य न्यायाधीश के अधीन ये याचिका है और इसमें सुनवाई चल रही है। बीते कल भी सुनवाई हुई है जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से और हरियाणा सरकार की तरफ से और बीबीएम की तरफ से अपना जवाब दाखिल किया है, लेकिन पंजाब सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। कल मामले में सुनवाई होनी है, लेकिन हरियाणा में इस वक्त जो जल स्तर है वो लगातार जो जलाशय घर हैं वो काफ़ी सूख गए हैं और जो किसान हैं धान की रुपाई के लिए उन्हें पानी की भी ज़रूरत है। लेकिन पंजाब सरकार का ये तर्क है कि पंजाब में जो भूजल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है और ऐसे में किसी और को अतिरिक्त पानी देने के लिए पंजाब के पास नहीं है। पंजाब लगातार इसका विरोध कर रहा है। नंगल डैम जहां से पानी हरियाणा को आता है वहां पर बाकायदा जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो वहां पर पहरा दिए हुए हैं ताकि बीबीएमबी वहां से हरियाणा को पानी ना दे। तो ऐसे में अभी मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। कल मामले की सुनवाई होगी। अगर कोई रास्ता नहीं निकल पाता है या पंजाब इस पे आगे नहीं आता है पानी देने के लिए तो ये कहीं ना कहीं जो मामला है वो प्रधानमंत्री के समक्ष भी आ जाएगा और प्रधानमंत्री से यहाँ पर पहले ही कहा गया है कि वो मुलाकात करेंगे। अगर हाईकोर्ट से कुछ तर्क नहीं निकलता है, हाईकोर्ट के जो फैसले को पंजाब सरकार नहीं मानती है तो प्रधानमंत्री से यहाँ पर मुलाकात भी हरियाणा सरकार का कहना है कि वो करेगी। लेकिन पंजाब अड़ा हुआ है कि हम पानी नहीं देंगे जब तक ये पीक सीजन चलेगा और गर्मी देखिए अपने चरम पर है और पानी की डिमांड भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन अब देखना है कि कुछ समय बाद तो मानसून भी आएगा। मानसून के बाद जो पंजाब है, पंजाब के पास बहुत पानी हो जाएगा। अगर उस पानी को पंजाब नहीं छोड़ेगा तो पंजाब में बाढ़ वाली स्थिति भी आ सकती है। ऐसे में हरियाणा का भी ये तर्क है कि जब वहाँ पर बाढ़ की स्थिति आती है तो पूरा पानी हरियाणा की तरफ छोड़ दिया जाता है और जब हरियाणा को पानी की ज़रूरत होती है तो वो नहीं दिया जाता है। राजनीति इसलिए भी अपने चरम पर है क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अब दिल्ली में बीजेपी और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है उसका बदला आम आदमी पार्टी अब पंजाब के जरिए यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये भी है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से गतिविधियां पंजाब में बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। लगातार वो कार्यक्रम पंजाब में करते हुए नजर आ रहे थे और साफ तौर से उनका कहना था कि हरियाणा में जो इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सत्ता में आने का, वैसा इतिहास पंजाब में भी रच के दिखाएंगे और अपने दम पर बीजेपी पंजाब में सत्ता में आएगी। और जिस तरीके से वो गतिविधियां अपनी बढ़ा रहे थे तो अब कहीं ना कहीं जो पानी के जरिए ही जो ये राजनीति है इसके जरिए नायब सिंह सैनी को भी बैकफुट पे ला खड़ा कर दिया है, क्योंकि अगर वो पंजाब में जाते हैं तो पानी को लेकर वो डिमांड नहीं रख सकते हैं कि हरियाणा को भी उसके हक का पानी दे। तो दोनों ही तरफ देखिए राजनीति भी इस पूरे मसले में पानी को लेकर भी हो रही है। चुनाव भी हैं, अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में डटे हुए हैं। अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया की, उन्हें तो प्रभारी यहाँ पर बना दिया गया है। तो ऐसे में दिल्ली की जितनी भी टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और यहाँ तक कि जो नए चेयरमैन यहाँ पर नियुक्त किए जा रहे हैं वो दिल्ली से लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है राघवेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आते हुए राघवेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या क्या खास दौरा रहने वाला है? बिल्कुल मनीषा, 9:15 बजे उन्होंने अपनी विभागीय बैठक की थी सूचना विभाग की। इसके अलावा 10:30 बजे पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग दिव्यांग जन की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा शाम को 6 बजे खेल कूद एवं युवा कल्याण मंत्रालय की बैठक है, समीक्षा बैठक करेंगे। और बीच के जो स्लॉट हैं
वो आगंतुकों के लिए जो उत्तर प्रदेश की जनता मिलना चाहती है और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भेंट मुलाकात के लिए आरक्षित रखा गया है। तो एक तरह से कहा जाता है कि मुख्यमंत्री का आज कोई बाहर दौरा नहीं है लखनऊ से बाहर, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से ये क्रम दिख रहा है कि जब लखनऊ में मुख्यमंत्री रह रहे हैं तो हर दिन 2 विभाग की, 3 विभाग की या 1 विभाग की समीक्षा बैठक देख रहे हैं या प्रस्तुतिकरण देख रहे हैं, तो ये एक तरह से कहा जा सकता है कि जितने भी विभाग हैं वहाँ के विकास कार्यों की प्रगति क्या है या प्रगति के लिए विकास कार्यों की नई आवश्यकताएं क्या हैं उनको मुख्यमंत्री द्वारा परखा जा रहा है और उत्तर प्रदेश के जितने विभाग हैं उनका कार्य सकुशल चलता रहे, इसको लेकर मुख्यमंत्री काफ़ी फोकस दिखाई दे रहे हैं। जी मनीषा। बिल्कुल, और एक बार फिर से ईशा आपके पास आते हुए, ईशा तो देखिए अगर चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर देखिए इस वक्त मौसम को लेकर अपडेट जो मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी का है। गर्मी से लोग काफ़ी ज़्यादा बेहाल हैं। फिलहाल मौसम को लेकर भी हम चाहेंगे कि आप अपडेट दें और ये भी बताएं कि क्या मौसम में परिवर्तन की संभावना जताई गई है। जी मनीषा, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से जो फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है वो यहाँ पे आपसे साझा करना चाहेंगे। आप देखिए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि येलो अलर्ट यहाँ पर देखिए 26 तारीख तक के लिए जारी किया गया है। हीट वेव का ये येलो अलर्ट है। धूल भरी आंधी भी चलेगी, हीट वेव भी चलेगी और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को भी ये हिदायत दी गई है कि दोपहर के वक्त 12 बजे से लेकर खासतौर से 3 बजे तक बहुत ज़्यादा प्रचंड गर्मी रहेगी। तो ऐसे में घरों से बाहर नहीं निकलने की हिदायत यहाँ पर जारी की गई है। गर्मी अपने चरम पर है। यहाँ पर चंडीगढ़ की अगर बात करें तो पारा यहाँ पर 41 डिग्री तक पहुँच गया है अधिकतम पारा। और वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब का भटिंडा इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्म है जहां पर 45 डिग्री से पार कर चुका है पारा। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी जो पारा है वो इस वक्त पार कर चुका है 45 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पर देखिए गर्मी तो बहुत ज़्यादा है दिन के वक्त भी, और इस वक्त भी यहाँ पर लू बहुत ज़्यादा चल रही है। जो हवा भी यहाँ पर चल रही है वो गर्म हवा चल रही है। तो ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, दिन में तो वो गर्मी से जूझ ही रहे हैं, लेकिन जो रातें हैं वो भी बहुत ज़्यादा गर्म यहाँ पर हैं। और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से ये भी चेतावनी दी गई है कि दिन में धूल भरी आंधी भी चलेगी, लू भी चलेगी और जो रातें हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म यहाँ पर रहने वाले हैं। और जून के माह में तो ये पूर्वानुमान लगाया गया है कि जो अधिकतम तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस पार कर जाएगा। तो अभी की अगर बात करें तो चिलचिलाती गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। तापमान 41 डिग्री तक यहाँ पर पहुँच चुका है। आने वाले समय में मौसम विभाग ने जिस तरीके से 26 तारीख तक के लिए येलो अलर्ट हीट वेव का जारी किया गया है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो ये ग्राफ है अधिकतम तापमान का ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। जी ठीक है राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर आज क्या कुछ खास गतिविधियां रहने वाली हैं? बिल्कुल मनीषा, कल तो उत्तर प्रदेश के जो भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे भक्तों की भीड़ थी। चूँकि बरजेष्ठ माह का बड़ा मंगल था, उसको लेकर हर मंदिर पे, हर चौराहे पे मंदिर में लोग दर्शन कर रहे थे। इसके अलावा जितने भी चौराहे थे, गलियाँ थीं, सड़कें थीं, वहाँ लगभग 100 मीटर 200 मीटर के दायरे में हर जगह भंडारे लगे हुए थे, तो लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। इस समय की बात कर लें तो आज भी मंदिरों में भीड़ तो है, लेकिन कल की अपेक्षा बहुत कम है। और धार्मिक जितने भी पर्यटन स्थल हैं उत्तर प्रदेश के, चूँकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2017 में कमान संभालने के बाद से लगातार यहाँ के धार्मिक पर्यटन पे बहुत ही फोकस किया गया। यहाँ पे विकास के लिए एक नया खाका खींचा गया। तमाम सर्किट हाउस बने, तमाम ऐसे रामायण कॉन्क्लेव और अन्य सर्किट बने। इसके अलावा जिस तरह से विकास किया गया अयोध्या का, काशी का, चित्रकूट का, विंध्याचल का, या फिर नैमिषारण्य की हम बात कर लें, वृंदावन की जिस तरह से डेवलपमेंट की बात चल रही है, कहा जा सकता है कि धार्मिक पर्यटन को राजस्व से जोड़ने का उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकानमी की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा सहयोग हो सकता है, इस आधार पर धार्मिक पर्यटन को यहाँ बढ़ावा दिया गया, उन पर कार्य किए गए। सुरक्षा व्यवस्था को चूँकि मुस्तैद कर दिया गया है पहलगाम हमले के बाद से, यहाँ पे जितने भी धार्मिक पर्यटन स्थल हैं वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पहले की अपेक्षा ज़्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस फोर्स की वहाँ पर तैनाती ज़्यादा कर दी गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि धार्मिक पर्यटन स्थलों को अर्थव्यवस्था से भी जोड़ने का काम सरकार द्वारा किया गया, और दूसरी तरह इन धार्मिक पर्यटन स्थलों को सुरक्षा की भी जिम्मेदारी सरकार द्वारा निर्वहन किया जा रहा है। जी मनीषा।
ठीक है, तो दोनों ही सहयोगियों का खास जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, रिपोर्टर्स लाइव कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आगे भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रिपोर्टर्स लाइव में, और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस खास कार्यक्रम में लगातार हमारे साथ शहर के संवाददाता जुड़ते हैं, हमारे सहयोगी जुड़ते हैं और खास खबरों से रूबरू कराते हैं। इस बीच हमारे साथ श्रीनगर से हमारे साथ अजहर हुसैन जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। तो अजहर, फिलहाल आज सीमावर्ती क्षेत्रों में किस तरह की हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है? घाटी में किस तरह से हालात सामान्य होते हुए? देखिए, अगर हम एलओसी क्षेत्र की बात करें, सबसे पहले अहम खबरों की ओर बात करते हैं कि एलओसी क्षेत्र में हालांकि लगातार जो है तनाव बना हुआ है, लेकिन इसके बीच जो है आज जो है राज्यपाल जो है एलजी मनोज सिन्हा जो है तफसीली दौरा करेंगे एलओसी क्षेत्र में, पर्टिकुलरली वहां पे जो इफेक्टेड फैमिलीज है, और उसके साथ साथ वहां पे जायजा लेंगे, सिक्योरिटी सिनेरियो के साथ भी जायजा लेंगे, और उसके साथ साथ वो सेना से भी मिलेंगे, और उनके साथ में पूरा जो टीम है उनके साथ होगा, और वो एक रिपोर्ट जो है वो वहां पे तैयार करके वो सेंटर को सौंपेगी, ताकि जो भी नुकसान वहां पे हुआ है और जो भी वहां पे इस फायरिंग के दौरान जिनके घर जो है पर्टिकुलरली ध्वस्त हो गए हैं, और उसके साथ साथ जिनकी जानें चली गई और जो अभी जख्मी है, उनका एक पर्टिकुलरली एक अच्छा सा रिपोर्ट बना के उनको सेंटर को सौंपा जाएगा, ताकि उनको जल्द से जल्द रिपोर्ट रिहेबिलिटेट किया जाएगा। ये बड़ी खबर है। और अगर अहम कुछ और खबरों की बात करें, जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और इसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से एक बड़ा जो है नोटिफिकेशन जो है वो जारी की गई है, यूनियन होम मिनिस्ट्री की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, पर्टिकुलरली जो जम्मू कश्मीर में रोहिंग्यास और बांग्लादेशी जो यहाँ पे रह रहे हैं पिछले कई दहाइयों से, तो उनको एक जो है उनकी एक संख्या निकाली जाएगी और उनको हाल्ट सेंटर्स में रखा जाएगा, ताकि उनको वापस जो है जी बिल्कुल। तो अजहर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख करेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे कि घाटी में फिलहाल अभी किस तरह से हालात सामान्य हो रहे हैं। तो देखिए, अगर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का आपको अपडेट देना चाहिए, तो देखिए आज जो डेलीगेशन है शिंदे गुट का, तो वो पहला डेलीगेशन आज यूएई का रुख करेंगे, और कहीं ना कहीं पाक का चेहरा बेनकाब करने की दिशा में लगातार एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करने की तैयारी है। और जैसा कि आज हमने आपको बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी आज पुण्यतिथि है, तो उन्हें तमाम दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी है। एक बार फिर से अजहर आपके पास आते हुए, और इस बीच उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। उपेंद्र, तो फिलहाल अभी देवभूमि में किस तरह की हलचल तेज होती हुई चारधाम यात्रा को लेकर अपडेट दें। देखिए, चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए तो चारधाम यात्रा सुचारू रूप से जो है वो चल रही है। लगभग 10 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने जो है चारधामों के दर्शन जो है वो कर लिए हैं। अकेले केदारनाथ धाम की अगर बात की जाए तो 4 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने जिस तरीके से दर्शन जो है वो किए हैं, 2 लाख के करीब दर्शन जो है वो बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं ने किए हैं। उसके साथ ही 1 लाख के करीब गंगोत्री धाम में, और वहीं 2 लाख के करीब जो है यमुनोत्री धाम में जो है दर्शन जो है वो श्रद्धालुओं ने कर दिए हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि लगातार सुचारू रूप से जो है वो चारधाम यात्रा जो है वो चल रही है। और पिछले इन 2 और 3 दिनों में अगर देखा जाए तो अब जो है यात्रियों की संख्या में थोड़ा सा बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले 1 सप्ताह की पहले बात की जाए तो यात्रियों में थोड़ा सा जो भारत पाक के तनाव के बीच की जो स्थिति बनी, उसके बाद जो दिक्कतें आई, उसके बाद से थोड़ा सा यात्रियों में कमी जो है वो देखने को मिल रही थी। लेकिन अब इन 2 दिनों में जो है काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो अब चारधामों का रुख जो है वो कर रहे हैं। दूसरा, जिस तरीके से अकेले केदारनाथ की अगर बात की जाए तो एक दिन में लगभग 24,000 से ज़्यादा श्रद्धालु जो है एक दिन में केदारनाथ में जो है वो दर्शन कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि पूरी चाक चौबंद व्यवस्था जो है सरकार और प्रशासन की ओर से चारधाम यात्रा को लेकर जो है वो की गई है, और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चारधाम यात्रा को लेकर जो है वो की गई है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है वो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। हालांकि ये जरूर है कि पिछले साल के मुकाबले जिस तरीके से पिछले साल ये देखा गया था कि लगभग यात्रा को अभी जो है
21 से 22 दिन जो है वो पूरे हो चुके हैं और अभी तक जिस तरीके से 10 लाख करीब श्रद्धालु जो हैं वो चार धाम के पर पहुंचे हैं, लेकिन पिछले साल जो रिकॉर्ड था वो काफ़ी ज़्यादा जो है श्रद्धालु जो है 22 दिनों में जो है वो चार धामों की ओर पहुंचे थे, क्योंकि इस बीच जो भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी उसके बाद ये स्थिति देखने को मिली कि थोड़ा सा यात्राओं में जो है वो कमी देखने को मिली। लेकिन अब उम्मीद ये लग रही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है श्रद्धालु जो है वो पहुंचेंगे, क्योंकि तनाव की स्थिति थोड़ा सा कम हो चुकी है। और जिस तरीके से सुरक्षा की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड पूरी तरीके से सुरक्षित है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु जो है इस बार चारधाम यात्रा जो है अब आ सकते हैं। दूसरा, जिस तरीके से जो अन्य जो बारिश को लेकर जिस तरीके से जो खबर आ रही है उसमें मौसम विभाग का यह मानना है कि पहाड़ी जिलों में जो है अभी भी बारिश की संभावनाएं जो है वो बन रही है। हल्की से मध्यम बारिश जो है वो अभी होगी और उसको लेकर जो है ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जो है वो जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून में भी हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग का ये मानना है कि शाम के समय पर जो है तेज हवाएं चलने की जो संभावनाएं जो चल रही है, ऐसे में सुरक्षित स्थानों पर जो है वो रहें और ज़्यादा ही जरूरी है तभी वह घर से बाहर निकले। अगर शाम के समय पर खास तौर पर जो है तेज हवाएं और भारी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो चल रही है, तो ऐसे में मौसम विभाग का मानना है कि पहाड़ी जिलों में जो है बारिश की संभावनाएं जो है वो ज़्यादा बन रही हैं। तो ऐसे में सभी लोग सुरक्षित रहें, अलर्ट पर रहें और खास तौर पर जो चारधाम रूट पर जो यात्रा कर रहे हैं वो जो है खास तौर पर सुरक्षित रहें और वो वेदर कास्ट देखकर ही घर से बाहर निकलें। ठीक है अजहर, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, अजहर तो घाटी में सामान्य हालात हो रहे हैं जिसको लेकर आप अपडेट दे रहे थे और फिलहाल अभी किस तरह की हलचल तेज होती हुई? देखिए, मैं अपनी खबर जो है कंप्लीट करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने कहा कि यूनियन मिनिस्टर की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जितने भी रोहिंग्यास है, बांग्लादेशी है, उनको बाहर जो है वापस जाने की नोटिफिकेशन जो है वो जारी की गई है। और इस हवाले से जो है होल्डिंग सेंटर्स जो है वो तैनात किए गए हैं और अल्टीमेट दिया गया है इंतजामिया को, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि वो 1 महीने के अंदर अंदर पूरी प्रक्रिया करके इनको वापस भेजा जाए। लेकिन इससे पहले कि पूरी तरीके से जितने भी रोहिंग्यास यहाँ पे या बांग्लादेशी यहाँ पे रह चुके हैं, वो उनके तकरीबन जो आधार कार्ड है या वोटर ID कार्ड है वो तकरीबन सभी जो है कंप्लीट है। लेकिन उसके बावजूद भी सेंटर की तरफ से ये नोटिफिकेशन में भी लिखा गया है कि उनको डीएक्टिवेट किया जाए, तब तक इनको होल्डिंग सेंटर्स में जो है रखा जाए और फिर उसके बाद में इनको वापस जो है भेजा जाए। हालांकि अगर हम 2008 और 2014 के सेंसस के मुताबिक हमें यहाँ सेंसस के मुताबिक इनकी संख्या देखें तो जम्मू में ही केवल जो है 13,000 के करीब, जो उससे जायद भी हो सकते हैं, 13,000 से जायद जो रोहिंग्यास और ये बांग्लादेशी जो है वो रह चुके हैं और इनकी शादी वगैरह, बच्चे वगैरह वो भी यहाँ पे बिल्कुल हो गई है। तो इस हवाले से ये एक बड़ी जो है अपडेट है। दूसरा ये कि जिस तरीके से मौसम का प्रकोप जो है दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी बीच जो है डाउनटाउन श्रीनगर में एक कल शाम तकरीबन बीती रात जो तकरीबन 10 बजे के करीब एक होलनाक जो वारदात है, आग की एक होलनाक वारदात वो पेश आई, जिसमें तकरीबन 5 जो रिहायशी मकान है वो ध्वस्त हो गए। और हालांकि दमकल की गाड़ियां जो है वक्त में पहुंची और उनकी अंतपुष्टि के बाद में वो वहां पे जो है आग पे काबू पा लिया गया। लेकिन क्योंकि ये जो डाउनटाउन एरिया है, श्रीनगर का डाउनटाउन एरिया है, काफी गुंजान वाला एरिया है, लेकिन दमकल के जो महकमा है उनकी अंतपुष्टि के बाद जो है इस पे काबू पा लिया गया। अगर इस पे काबू नहीं पाया गया था तो तकरीबन आज की डेट में जो काफी सारा नुकसान हो सकता है, लेकिन इस आग के बाद में किसी की हताहत होने की कोई इतला मासूल नहीं है। और तीसरी बड़ी खबर की ओर अगर हम बात करें, क्योंकि अभी जो सारी नजरें जो है वो अमरनाथ यात्रा और जो खीर भवानी जो मेला है उस पे टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से कल भी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला गांदरबल गए थे, वहां पे खीर भवानी मंदिर का जो है वहां पे भी उसने हाजिरी दी और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि इन 2 यात्राओं के बाद में, इन शुभ यात्राओं के बाद में ही ये तय पाएगा कि किस तरीके से कि ऊंट किस ओर करवट बदलता है, कि किस ओर जो है टूरिज्म का जो फिर से जो वापस जो गाड़ी है वो पटरी पे लौट आएगी। ये इस यात्रा, दोनों यात्रा सफल यात्रा होने के बाद में ही तय पाएगा। अगर
अगर जो है ये दोनों यात्रा जो है सफल पूर्ण से अंजाम होगी तो इसके बाद में ही टूरिज्म में इजाफा होगा। आपको मैं बता दूं कि ये जो जिस खीर भवानी की मैं बात कर रहा हूं, ये गांधरबल के तुलमुला इलाके में ये खीर भवानी, माता खीर भवानी, वहां पे ये मेला लगता है। 3 दिनों का ये मेला लगता है और इस मेले में तकरीबन जो है देश प्रदेश के कोने कोने से, पर्टिकुलरली जो कश्मीरी पंडित है वो वहां पे आते हैं और 3 दिनों तक बाकायदा तौर पे वहां पे मेला लगता है, पूजा पाठ होती है। और इसमें तकरीबन जो नॉर्थ कश्मीर का गांधरबल जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूं, इसके बाद में साउथ कश्मीर में भी कई एक जगहों पे इसी प्रकार के जो मंदिर है वो पाए गए हैं, जिसमें साउथ कश्मीर का दिवसर कुलगाम इलाका है, मजगाम इलाका है, और वहां पे भी इसी प्रकार से जो है 3 दिन तक मेले लगते हैं। और इस मेले के दौरान जो है कोने कोने से जो है पंडित, कश्मीरी पंडित और बाकी जो है हिंदू मजहब से वाबस्ता जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं। लेकिन इसके हवाले से चीफ मिनिस्टर ने पहले ही जो है मीटिंग ली है, एलजी ने भी खुद इसमें मीटिंग ली है और लोकल जो इंतजामिया है वो तमाम तर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। लेकिन जो नजरें हैं पूरे इन्हीं दोनों यात्राओं पे टिकी हुई है। एक तो ये अमरनाथ यात्रा, हालांकि उसमें अभी टाइम है, लेकिन उससे पहले ये खीर भवानी मेला जो है ये शुरू होगा। और इस खीर भवानी मेले के बाद में या इस अमरनाथ यात्रा के बाद में क्या कुछ स्थिति बनती है पूरे कश्मीर में, पर्टिकुलरली जो टूरिज्म के हवाले से, इस पे कहना जो है अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। और चौथी जो एक अहम खबर वो आज़मीन हज के लिए है, जो हज पे जाने वाले जितने भी हाजी साहिबान हैं, क्योंकि इंडो पाक के दरमियान जिस तरीके से टेंस चल रहा था, शेलिंग चल रही थी बॉर्डर्स पे, इसी बीच जो है 7 मई और 12 मई के बीच में जो जितने भी फ्लाइटें जो है परवाज करने जानी थी उनको जो है जो कैंसिल किया गया था। लेकिन अभी एक बार फिर एक बड़ा जो है बयान सामने आया है, बड़ी नोटिफिकेशन जो है उनकी रिड्यूस जो है फिर से वो बहाल की जाएगी, क्योंकि जो 7 और 12 मई को जो जितनी भी फ्लाइटें कैंसिल की गई थी अब उनको रिशेड्यूल किया गया है। उनको 25 से 21 मई तक जो है ये फ्लाइटें चलाई जाएगी। और जो 7 मई की जो फ्लाइट थी वो अब 25 मई को चलेगी। इसी तरीके से 8 मई को जितने भी फ्लाइटें जानी थी वो अब 27 मई को जाएगी। इसी तरीके से 9 और 10 को 30 मई से, और इसी तरीके से 11 और 12 की जो फ्लाइटें जानी थी वो अब 31 मई को जो है जाएगी। ये हज कमेटी की जानिब से एक बड़ा ऐलान, और इसमें जो है हाजी साहिबान के लिए एक राहत की खबर ये सामने आ रही है। बिल्कुल अजहर लौटेंगे। और जैसा कि देखिए अजहर तमाम जानकारी दे रहे थे अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर कि किस तरह से तैयारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि खीर भवानी मंदिर में कल सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर पहुंचकर दर्शन पूजन किया और मेले की व्यवस्थाओं की भी जानकारी दी। इसी बीच दिल्ली से पल्लवी श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। तो पल्लवी, राजधानी दिल्ली की प्रमुख खबरें आज किस तरह से बनी हुई हैं और क्या कुछ खास हलचल तेज होती हुई राजधानी दिल्ली में? देखिए मनीषा, अगर हम बात करते चलिए राजधानी दिल्ली की प्रमुख खबरें, तो पहली खबर जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा 23 तारीख तक निकाला जाएगा उसको लेकर आज सीएम रेखा और मनजिंदर सिंह सिरसा जो पर्यावरण मंत्री हैं, साथ में ही आशीष सूद, इन तीनों लोगों ने ताल कटोरा स्टेडियम से लेकर कर्तव्य पथ तक बाइक तिरंगा यात्रा निकाला। साथ में ही लोगों को सीएम रेखा ने हिदायत भी दी कि भारत की जो सेना थी उनके लिए सल्यूट है, उन्होंने अपनी सीमा पर खड़ा होकर पाकिस्तान की औकात दिखाई है। इन सभी चीज़ों को लेके लगातार सीएम रेखा अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके वो तिरंगा यात्रा करती हुई भी दिखाई दे रही हैं। साथ में अगर बात करते चले दिल्ली की प्रमुख खबरों की, तो अगर दूसरी खबर पे रुक करें तो दूसरी खबर में अगर आपको बताते चले, जल दूत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकाला गया है। जो स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह हैं उन्होंने कल इसका शुभारंभ किया था कि जितने भी डीसी की तरफ से जितने भी लोग होंगे उन सभी लोगों को फ्री में पानी मिलेगा। और साथ में अगर बात करते चले डीटीसी की तरफ से ये जो पानी के ठंडे वाटर की जो सुविधा दी गई है, ये जितने भी लोग होंगे ट्रैवल करते हुए या बस में चढ़ते हुए ये हर स्थान पे लगाया जाएगा और वहाँ से लोग ठंडे पानी का सेवन कर पाएंगे। क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें मनीषा, तो दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है और इसको लेकर लोगों को काफ़ी हीट वेव की समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। पर अब जब यात्रियों को ठंडा पानी मिलेगा, वो भी जब हमारी बात नेटवर्क 10 की तरफ से बात किया गया था पंकज सिंह से, तो उन्होंने कहा था कि ये जो सुविधा है वो लोगों को फ्री में मिलेगी डीटीसी की तरफ से। तो इन सभी चीज़ों को लेके गर्मी से बचने के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम करती हुई
दिखाई दे रही है। साथ में अगर बात करते चले दिल्ली के विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जो है वो आज नो प्लास्टिक का स्कीम निकालेंगे, जिसकी वजह से प्लास्टिक, जैसे हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट से अगर हम प्लास्टिक में कोई भी सामान लाएंगे तो इन सभी चीज़ों पे रोक लगाया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर लगातार जो दिल्ली सरकार है वो इन सभी चीज़ें पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। साथ में अगर बात करते चले, कल दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने RWA की एक बड़ी बैठक की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी अब हाउस टैक्स है उसको नहीं देना पड़ेगा। साथ में अगर बात करें यूजर चार्ज जो देते हैं, जो लोग भी अपने घर से कचरा निकालते हैं वो सारी चीज़ों का जो पैसा देना पड़ता है, इन सभी चीज़ों का जनता को अब पैसा देना नहीं होगा। इन सभी चीज़ों को लेके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और नवनिर्वाचित मेयर राजा इकबाल ने कल बड़ी बैठक की थी। बड़ी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जनता को बताई थी कि अब किसी को भी कोई यूजर चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इसको लेकर लगातार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई भी दिखाई दी थी। क्योंकि अभी 2 महीने पहले ही मेयर बने हैं राजा इकबाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसके पहले आम आदमी पार्टी के नेता थे मेयर के चुनाव में। साथ में आज से ही मेयर का सदन भी शुरू हो चुका है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जितने भी लोगों ने 5 साल तक हाउस टैक्स दिया है उन सभी चीज़ों पे भी लोगों को रियायत मिलेगी, और जो भी यूजर्स चार्ज दिए गए हैं इन सभी चीज़ों को भी बंद किया गया। और सदन में क्या कुछ कार्रवाई आज होती है ये देखना होगा। ठीक है उपेंद्र, आपके पास एक बार फिर से आते हुए। उपेंद्र, तो देखिए इस बार देखा जा रहा है कि चारधाम यात्रा में वो रौनक देखने को नहीं मिल रही है जो पिछले कई सालों में देखने को मिलती है। इसका क्या कुछ कारण समझ पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो पिछले साल की जो स्थिति थी चारधाम यात्रा में, उसमें ये देखा गया था कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में जिस तरीके से शुरुआती दिनों में जो है काफ़ी जो है श्रद्धालु जो है वो पहुंचे हुए थे। अकेले केदारनाथ की अगर बात की जाए तो जिस दिन कपाट खुले थे उसी दिन जो है करीब 1 लाख के करीब जो श्रद्धालु जो हैं वो चारधाम केदारनाथ में जो है वो पहुंच चुके थे। लेकिन इस बार जो स्थिति बन रही है, जैसे ही जिस तरीके से कपाट खुले उसके बाद जैसे जो स्थिति बन रही थी, तो ऐसे में जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी, उसके बाद ये देखा गया था कि मॉक ड्रिल यहाँ पर हुई, तमाम सारे देश में जिस तरीके से अलर्टनेस जो है वो किया गया। उसके बाद थोड़ा सा जो लोग थे वो सहमे हुए थे, डरे हुए थे। ऐसे में ये माना जा रहा था कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो है दिक्कतें जो है वो हो सकती है। तो ऐसे में ज़्यादातर श्रद्धालु जो है वो चारधाम यात्रा के लिए जो है नहीं पहुंचे। ऐसे में ये देखा गया है कि थोड़ा सा कमी जो है वो चारधाम यात्रा में जो है वो देखने को मिली। उसके साथ ही ये देखा गया कि जिस तरीके से अभी जो व्यवस्थाएं हैं वो हालांकि पूरी तरीके से दुरुस्त जो है वो की गई है, लेकिन अब जो है थोड़ा सा जो सीजन है वो पीक होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी अब थोड़ा सा बढ़ोतरी जो है चारधाम यात्रा में जो है वो देखने को मिल रहा है। अकेले केदारनाथ में 24,000 से ज़्यादा जिस तरीके से श्रद्धालु जो है एक दिन में दर्शन कर रहे हैं, उस गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, बद्रीनाथ, तमाम चारों धामों में दर्शनों के लिए जो है वो पहुँच रहे हैं। लेकिन फिलहाल और स्थिति जिस तरीके से, उसके बाद जिस तरीके से बारिश की स्थिति जो है वो लगातार पहाड़ों में जो है वो लगातार बनी हुई रही। ऐसे में श्रद्धालुओं में थोड़ा सा एक मैसेज जो अलग जाता है कि जब पहाड़ों में बारिश होती है तो भूस्खलन की स्थिति जो है वो बनती है। ऐसे और जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से लगातार एडवाइजरी जो जारी की जाती है कि वेदरकास्ट देखकर जो है वो घर से निकले, चारधाम यात्रा के लिए निकल रहे हैं तो वेदरकास्ट जरूर देखें। और इस तरीके की स्थिति के बाद जो है ये देखा गया कि कपाट खुलने के बाद से बारिश की स्थिति भी लगातार बनी हुई रही। ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच का जो तनाव रहा उससे थोड़ा सा कमी जो है चारधाम यात्रा में जो है वो देखने को मिला। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि इन 2 दिनों में जिस तरीके से यात्राओं में थोड़ा सा बढ़ोतरी जो है, श्रद्धालुओं में बढ़ोतरी देखने को मिली, तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि अब थोड़ा सा काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो चारधाम यात्रा जो है वो करेंगे। दूसरा, जिस तरीके से अब हेमकुंड साहिब के जो कपाट हैं अब वो 25 मई को जो है वो खोले जाएंगे, उसको लेकर भी प्रशासन और सरकार की ओर से जो है पूरी तैयारियां जो है वो कर दी गई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आज से ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू जो है वो कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो 38,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने जो है हेमकुंड साहिब के लिए जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो कर दिए हैं। और जिस तरीके से अगर देखा जाए तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत आज से हो जाएगी और 25 मई को जिस तरीके से हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे तो उसको लेकर पूरी व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। जो हिमवीर हैं, जो लगातार जो है
है बर्फ हटाने का काम जिस तरीके से जो है वहां पर किया जा रहा है, क्योंकि रास्ते में जिस तरीके से जो बर्फ रहती है 8 से 10-10 11-11 फीट की जो बर्फें हैं उसको हटाने का काम जो है कई दिनों से जो है वो चल रहा है। लगभग उसको भी पूरा जो है वो कर दिया गया, रास्ते को पूरी तरीके से सुचारू रूप से जो है वो ठीक कर दिया गया है। और जो भी श्रद्धालु 25 मई के बाद हेमकुंड साहिब जाएंगे उनके लिए भी चाक चौबंद व्यवस्था जो है प्रशासन और सरकार की ओर से जो है वो कर दी गई है। तीसरी जो बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अब मदरसों में ऑपरेशन सिंदूर के पाठ्यक्रम को जो है वो जोड़ा जाएगा, उसको लेकर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने जो है जिस तरीके से राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है और जल्द ही अब इस पर जो है एक बैठक होगी और उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की ओर से जो है ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से जो भारत के सैनिकों का जो शौर्य का और पराक्रम को जो है पाठ्यक्रम में जो है वो दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा और उसको पढ़ाया जाएगा, तो इसको लेकर जो है मदरसा बोर्ड ने जो है तैयारी जो है वो कर दी गई है। जल्द जो है इस पर बैठक होगी। लगभग जिस तरीके से 25,000 से ज़्यादा जो छात्र छात्राएं जो मदरसों में पढ़ते हैं उनको जो है ये तालीम जो है वो दी जाएगी, उनको जो है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो है वो पढ़ाया जाएगा। तो ये जिस तरीके से जो है अब इस पर बैठक होगी, जल्द इस पर बैठक होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात जो है वो हो गई है। चौथी बड़ी अगर खबर की बात की जाए तो जिस तरीके से पूरे देश में जिस तरीके से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ जो कार्रवाई लगातार चल रही है, उसी तरह से देहरादून में भी जिस तरीके से भारत पाकिस्तान तनाव के बीच को देखते हुए लगातार सत्यापन अभियान जो है देहरादून में चल रहा है। ऐसे में 5 बांग्लादेशियों को भी देहरादून पुलिस की ओर से जो है वो पकड़ा गया है, जो फर्जी आधार कार्ड के तरीके से जो है वो यहाँ पर रह रही थी। उनके साथ एक भारतीय महिला को भी पकड़ा गया है और बताया जा रहा है कि दिल्ली के एक बड़े गैंग के जरिए जो है वो देहरादून जो है वो आए हुए हैं। हालांकि अब मजदूरी के लिए वो आए थे, तो लेकिन अब केंद्रीय एजेंसियां और जो स्थानीय पुलिस हैं वो उनसे पूछताछ जो है वो लगातार कर रही है और आज केंद्रीय एजेंसी जो है उस पर जो है वो खुलासा कर सकती है कि किनके द्वारा जो है वो यहाँ पर आए थे और किस। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। और अजहर के पास एक बार फिर से आते हुए, अजहर, तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन विभाग को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और जो टूरिस्ट हैं अब वो जम्मू कश्मीर का रुख करना ही नहीं चाहते। और ऐसे में ये भी देखने को मिल रहा है कि वहां के पर्यटन विभाग के द्वारा तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं, रोड शोज किए जा रहे हैं, तो इसको लेकर किस तरह की खास तैयारियां अभी देखने को मिल रही है घाटी में? देखिए, जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के थ्रू भी एक बयान आया था, जिस तरीके से उन्होंने कल भी तज़किरा किया कि अमरनाथ यात्रा हालांकि 3 जुलाई से वो स्टार्ट होगी और इससे पहले भी काफी सारे मीटिंगें ली गई, चाहे एलजी के थ्रू मीटिंगें ले ली गई या चीफ मिनिस्टर के थ्रू मीटिंगें ले ली गई। लेकिन कल एक बड़ा बयान की नजरें जो है बिल्कुल जो 2 यात्रा अभी चलने जा रही है, या एक खीर भवानी है या अमरनाथ यात्रा है, इसके ऊपर पूरा निर्भर है कि किस तरीके की संख्या जो है श्रद्धालुओं की किस प्रकार की संख्या रहेगी और इस संख्या के बाद में या इस संपूर्ण यात्रा के बाद में तय पाया जाएगा कि किस तरीके का रश देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल अगर हम आज की डेट की बात करें, पर्टिकुलरली पहलगाम, गुलमर्ग, तो 0% जो है अभी टूरिज्म का जो है फ्लो वो देखने को मिल रहा है। लेकिन गुलमर्ग और बाकी पहलगाम को छोड़ के बाकी जितने भी पर्यटक स्थल है, धीरे धीरे वो भी वहां पे भी अब फ्लो दिखना रहा है। और जिस तरीके से सरकार की जानिब से भी अभी जो है एक कैंपेन चलाई जा रही है कि टूरिज्म के ऊपर, ताकि इसको यहाँ पे फ्लो मिले, क्योंकि इसके खत्म होने के बाद में, टूरिज्म के खत्म होने के बाद में काफी सारे जो बेरोजगार नौजवान है वो अभी रोड पे आए हुए हैं। उनकी भी साफ तौर पे मांग है कि इसको जितनी जल्दी हो सके वो ये जो है टूरिज्म को फिर से रिबिल्ड किया जाए। तो दूसरी खबर की अगर हम बात करें मौसम के हवाले से, अगर हम बात करें, चूंकि मौसम जो आज का मौसम था बिल्कुल ये टूरिज्म के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि ये मौसम जो है, इस मौसम में न ज्यादा गर्मी होती थी पूरे कश्मीर में, न ज्यादा सर्दी होती थी। ये टूरिज्म के लिए सबसे अहम माना जाता है और इसी मौसम के दौरान ये एपिसोड होना और इस तरीके की जो साजिश रचना, तो ये कहीं ना कहीं न कि जम्मू कश्मीर के एक बिजनेस बोन को जो है कमा करने के लिए ये सामने आ रही। जी ठीक है पल्लवी, मौसम को लेकर आपसे अपडेट लेना चाहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी से हाल बेहाल है दिल्ली वासियों का, और अगर दिल्ली से सटे हुए इलाकों की भी बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही आलम देखने को मिल रहा है। और एक तरफ जहां गर्मी से लोग बेहाल हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण की मार भी झेल रहे हैं। तो किस तरह की खास व्यवस्थाएं इस वक्त दिल्ली में होती हुई?
जी मनीषा, अगर बात करते चले दिल्ली की पॉल्यूशन की, तो जिस प्रकार से अभी 200 एक्यूआई लेवल चला गया था, क्योंकि धुंध भरी हवाएं जो शाम को चल रही हैं, इसको लेके जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी जो एक्यूआई लेवल है वो बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। साथ में इसको नियमित रखने के लिए कि एक्यूआई लेवल ज़्यादा बढ़े ना, इसको लेके लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, पेड़ पौधों पे भी और रोड पे भी, क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है। और अगर दिन की बात करें तो दिन में 10 बजे के बाद से लेके शाम के 5 बजे तक जो अधिकतम तापमान है वो 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। और साथ में अगर रात की बात करें, जो न्यूनतम तापमान हो जाता है वो 27 से लेके 29 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो दिल्ली सरकार है वो लगातार लोगों को हिदायत देती हुई दिख रही है कि वो लोग बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तभी वो लोग घर से बाहर निकले। साथ में ही जो जल दूध का जो योजना जो लागू किया गया है, कल डॉक्टर पंकज सिंह के द्वारा, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी स्कीम निकाली जा रही है। साथ में 111 टैंक भी निकाले गए जिसको लेकर वो गली जा सके और लोगों को ठंडा पानी पिला सके, क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें तो गर्मी के समय पे सबसे ज़्यादा पानी की समस्याओं से लोग मात खाते हुए दिखाई देते हैं। इसको लेके दिल्ली सरकार जो है वो लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही है और जिसको लेके पॉल्यूशन ना बढ़े, इन सभी चीज़ों पे लगातार जो है छिड़काव भी करती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में अगर बात करें IMD की तरफ से हर दिन बताया जा रहा है कि आखिर दिल्ली का मौसम क्या होगा, क्योंकि सुबह जो होता है वो धूप होता है और जैसे ही शाम का वक्त आता है वैसे ही चाहे बारिश या धुंध भरी हवाएं चलती है, जिससे लोगों को काफ़ी बीमार होते हुए लोग दिखाई दे रहा है। क्योंकि हीट वेव का भी जो सिलसिलेवार चला है, क्योंकि चलती गाड़ियों में जिस प्रकार से आग लग जाना, इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन भी तैनात है। जी ठीक है, मनीषा। बिल्कुल। तो तीनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अपने शहरों की खास खबरों को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम शहरों से सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने अपने अपने शहरों की खास गतिविधियों से अपडेट कराया। फिलहाल तमाम शहरों की गतिविधियों पर आगे भी नजर बना के रखिए, पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। पर यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।